पहुंच गए हैं। तीसरे टर्म में सत्ता संभालने के बाद ये मोदी की पहली विदेश यात्रा है। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने प्रधानमंत्री को G7 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। इटली में प्रधानमंत्री मोदी जॉर्जिया मेलोनी के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। G7 मीट इटली के अपुलिया में शुरू हो गई है। ये मीटिंग 15 जून तक जारी रहेगी। कार्यक्रम में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, जस्टिन ट्रूडो, ऋषि सुनक, इमैनुअल मैक्रों भी शामिल हो रहे हैं। कुवैत में भीषण आग हादसे के बाद आज भारत के विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह कुवैत पहुंच चुके हैं। कीर्तिवर्धन सिंह ने अस्पताल जाकर घायलों से मुलाकात की, साथ ही भरोसा दिलाया कि जल्द से जल्द शवों की पहचान करके भारत पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। बुधवार को कुवैत में 6 मंजिला इमारत में आग लगने के कारण 40 भारतीय मजदूरों की मौत हो गई थी और 50 से ज्यादा मजदूर घायल हैं। नीट परीक्षा में धांधली मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी कार्रवाई की है। जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स मिले थे वो रद्द कर दिए गए हैं और दोबारा से उन्हें परीक्षा देनी होगी। हालांकि छात्रों के पास परीक्षा ना देने का विकल्प भी होगा। इस पूरी खबर को समझते हैं असीम से। असीम, बताए सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और ग्रेस नतीजे कैसे रद्द हुए। 5 जुलाई को नीट की परीक्षा हुई थी, तभी से ये सवालों के घेरे में है। इसमें गड़बड़ी और धांधली के आरोप लगे हैं। इतना ही नहीं, पेपर लीक होने का भी आरोप लगा था। इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में कई सारी याचिकाएं दायर की गई थी। इन याचिकाओं में इसको रद्द कराने की मांग की गई थी और जो छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए थे उसको भी चैलेंज किया गया था। आज जब इस मामले की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई तो केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जो छात्रों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला था उसे वापस ले लिया गया है। अब छात्रों को ग्रेस मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। जिन 1563 छात्रों को ग्रेस मार्क्स दिए गए थे उनको अब दोबारा से परीक्षा देनी पड़ेगी। ये परीक्षा 23 जून को होगी और इसका रिजल्ट 30 जून को आएगा। सुप्रीम कोर्ट में यह भी कहा गया था कि इस परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए और काउंसिल को रोक देना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि काउंसलिंग पहले की तरह से जारी रहेगी। 6 जुलाई से काउंसलिंग की शुरुआत होने वाली है। सुप्रीम कोर्ट दोबारा से इस मामले की सुनवाई 8 जुलाई को करेगा। तब सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला लेगा कि क्या इस पेपर लीक हुआ था, क्या इसको लेकर के कोई और कदम उठाने की जरूरत है या नहीं है। शुक्रिया असीम। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नीट में पेपर लीक के सवाल को सिरे से नकार दिया। हालांकि ग्रेस मार्क्स पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उन्होंने स्वागत किया। 24 लाख बच्चे परीक्षा देते हैं, उनमें से 13 लाख बच्चे उत्तीर्ण होते हैं कट ऑफ डेट के ऊपर। यह समस्या परीक्षा में मिसमैनेजमेंट के कारण 6 सेंटर में 1563 बच्चों की आई है। ये स्टैटिस्टिक्स है। उसके ऊपर भी सुप्रीम कोर्ट की एक मॉडल को हमने अपनाया। उसमें भी कुछ लोग कोर्ट पे गए। आज कोर्ट ने उस फैसला को स्पष्ट किया है, उनको री एग्जामिनेशन कर दिया जाएगा। इसलिए इसमें कोई संशय और शंका की गुंजाइश नहीं है। इसमें स्पष्ट हो गया है उन विद्यार्थियों को 1563 स्टूडेंट्स को और एक बार परीक्षा देने की ऑप्शन उनके सामने है। वो चाहे तो परीक्षा दे सकते हैं। और आइए आपको सुनाते हैं नीट के परीक्षार्थियों की बात इस फैसले के बाद। सर एनटीए तो बच्चों के भविष्य के बारे में ध्यान ही नहीं कर रहा है। उसको तो अपनी कमाई करने की वो है कि मेरी तो कमाई होनी चाहिए। एक बच्चे से 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख इस तरीके से पेपर लीक हुए हैं, तो एनटीए तो बच्चों की परवाह नहीं करता। यहाँ जो माता पिता बैठे हैं वो बता रहे हैं कि उनके बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, पर ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता है। आज हम शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह पर बैठे हैं और हम लगातार प्रयास करेंगे और हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। यहाँ से हमने पिटीशन कराने के लिए भी स्टूडेंट्स को भेजा है। 24 लाख स्टूडेंट है, देश का भविष्य, उनके साथ उनके भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है उन पे रोक लगनी चाहिए और इसकी पुनरावृत्ति किसी भी सूरत में भविष्य में नहीं होनी चाहिए। हमारे मार्क्स में एक मार्क्स में 1000-2000 बच्चे, उनका क्या करोगे आप? वो तो उनको फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। मतलब 720 वालों को फिर भी एम्स दिल्ली नहीं मिलेगा, फिर भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। पर हमारा क्या, हमें तो कॉलेज मिलना भी बहुत मुश्किल है। 640 वाले को, 650 वाले को, 620 वाले को, 640 वाले को। एक साल के अंदर इतना इन्फ्लेशन हो ही नहीं सकता। जैसे मेरे मार्क्स आए हैं 670 में मेरी रैंक एक्सपेक्टेड थी पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के 3000 के अराउंड, लेकिन इस बार आई 15,000 रैंक, जो इतनी हाई कभी एक्सपेक्टेड ही नहीं थी। किसी ने सोची नहीं थी कि 5 टाइम्स इन्फ्लेशन हो जाएगा। हाँ, पेपर लीक ऑब्वियस सी बात है हुआ था। पहली बात तो ये कि एनटीए ने जब विंडो क्लोज हो गई थी एडमिशन की विंडो क्लोज हो गई थी तो 2 दिन के लिए दोबारा ओपन हुई थी और कहते एक ही सेंटर से
7-8 बच्चे टॉपर निकल रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? जब उनको री एग्ज़ाम लेना ही था तो उन्होंने ग्रेस मार्क्स क्यों दिए, और ग्रेस मार्क्स दिए भी तो आपने उनको पब्लिश क्यों नहीं करा, आपने उनको ब्रोशर में अपने क्यों नहीं लिखा कि हम ग्रेस मार्क्स देंगे अगर टाइम का लॉस होता है तो। इतना सवाल करने के बाद आप आज आके बोलते हो कि हम दोबारा रीटेस्ट देंगे। इससे क्या साबित होता है एनटीए के द्वारा कि एनटीए टेस्टिंग एजेंसी है कि एक स्कैम एजेंसी है जो बच्चों के साथ स्कैम कर रही है। तो 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स हटा लेने से 23 लाख छात्रों को इंसाफ मिल जाएगा, अगर नहीं तो फिर क्या है नीट 2024 का पूरा झोल। आज आवाज अड्डा में इसी पर होगी बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। अब दिल्ली के लोगों की प्यास को अपर यमुना रिवर बोर्ड बुझाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यमुना जल के बंटवारे की जिम्मेदारी बोर्ड को दे दी है। डिटेल्स के साथ पूरी खबर बता रहे हैं असीम मनचंदा। इस वक्त दिल्ली में पानी का संकट है। सुप्रीम कोर्ट रोजाना इस मामले की सुनवाई कर रहा है। बुधवार को जब इस मामले की सुनवाई हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से पूछा था कि आपने टैंकर माफिया पर क्या कार्रवाई की, पानी की बर्बादी रोकने के लिए क्या कदम उठाए। आज जब इसकी सुनवाई हुई तो दिल्ली सरकार ने कहा कि हम लगातार टैंकर माफिया के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में दखल देने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये दो राज्यों के बीच में जुड़ा हुआ काफी संवेदनशील और जटिल मामला है। सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसी कोई योग्यता नहीं है कि दो राज्यों के बीच में दखल से सके। अपर यमुना बोर्ड इस मामले पर फैसला लेने के लिए सक्षम है। अपर यमुना बोर्ड चाहे तो मानवता के आधार पर 152 क्यूसेक लीटर पानी दिल्ली सरकार को दे सकता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बोर्ड इसके ऊपर अंतिम फैसला ले। बोर्ड अगर चाहे तो रोजाना इसके ऊपर बैठक बुला सकता है और अंतिम फैसला अपर यमुना बोर्ड को ही लेना, और अपर यमुना बोर्ड जल्दी इसके ऊपर कोई भी फैसला लेकर दिल्ली को पानी रिलीज कर सकता है। और इस जल संकट में टैंकर माफिया पर पुलिस एक्शन में है। एडिशनल डीसीपी भरत रेड्डी ने जानकारी ली संवाददाता जावेद ने। ये बवाना नहर के पास हम मौजूद हैं जहां दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी इस वक्त मौके पर हैं। एडिशनल डीसीपी भरत रेड्डी अपनी टीम के साथ यहां पर विजिट कर रहे हैं। दरअसल मुनक नहर के आसपास से शिकायतें मिल रही थी कि यहां टैंकर माफिया एक्टिव हैं और पानी की चोरी लगातार हो रही है। दिल्ली में इसको लेकर सियासत भी हो रही है और देखिए तमाम जो यहाँ पर आला अधिकारी हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या लगा दी है जो वी हैव डिप्लॉयड मोर फोर्स, तो वी आर इंश्योरिंग कि ऐसा कोई भी जो एलिगेशन आ रहा है वो ना हो। एंड जो सामने आए हैं उनके अगेंस्ट जो लीगल एक्शन बनता है वो लिया है। कितने लोग सामने आए हैं अभी तक? कुछ अरेस्टिंग कुछ कार्रवाई हुई है सर? नहीं, वो डिटेल तो आई विल गिव टू आवर सीनियर ऑफिसर्स। वहाँ से फिर पीआरओ से आप लोगों को मिल जाएगा। डिप्लॉयमेंट किस तरह से किया गया अगर आप थोड़ा बता पाएं, क्योंकि जो है हमारे अभी 4 पुलिस स्टेशन से गुजरता है यहाँ से शुरू होके, तो हर जगह पे हमने पिकेट्स लगाए हैं और राउंड द क्लॉक पेट्रोलिंग हो रही है। एटलीस्ट जब तक ये जो क्राइसिस चलता रहेगा तब तक वी विल इंश्योर कि यहाँ से कोई ऐसा इलीगल काम ना हो। सर कब से ये पेट्रोलिंग चल रही है अगर आप बता पाएं, क्योंकि कल लग गई है, कल रात से रात के बाद पकड़े हैं क्या आपने? नहीं, उसके बाद देयर वाज नो साइटिंग ऑफ एनी टैंकर ऑन दिस स्ट्रेच। अच्छा, लेकिन पहले समस्या थी ये वाली? नहीं, पहले भी ऐसा हमारे रिपोर्टिंग में ऐसा कोई समस्या नहीं आई। ऑल माय एसएचओस आर हियर ओनली। ओके। एक आधा ट्यूबवेल का जो है, हाँ, पीसीआर कॉल्स भी ऐसी कुछ है नहीं। एक आधा ट्यूबवेल जो आप लोगों ने ही दिखाए थे उनके अगेंस्ट तो एक्शन लिया है। नाउ एसडीएम विल वेरीफाई वेदर वो इलीगल है या फिर क्या है। वो जो एसडीएम का डायरेक्शन होगा उसके हिसाब से एक्शन ले लेंगे। ठीक है। एडिशनल डीसीपी भरत रेड्डी जो कि यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं अपनी टीम के साथ, मौके की निगरानी कर रहे हैं। मुनक नहर आप देख सकते हैं, इस तरफ दोनों तरफ आपको मुनक नहर यहाँ पर नज़र आएगी और ये इसके आसपास लगातार निगरानी यहाँ पर की जा रही है। आपको बता दें कि ये आरोप दिल्ली सरकार की तरफ से लगाया गया था कि मुनक नहर के ज़रिए 200 क्यूसेक पानी कम आ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली में पानी का संकट खड़ा हो गया है। दिल्ली के आनंद पर्वत इलाके का हाल बता रही हैं प्रियंका।
हमारी मौजूदगी है आनंद पर्वत की चेतन बस्ती में। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक टैंकर जो है वो फिलहाल यहाँ से जा रहा है और लोगों के बर्तन जो है वो फिर से लगने शुरू हो गए हैं, क्योंकि एक छोटा टैंकर यहाँ पर पहुँचा हुआ था जिससे कि यहाँ के लोगों का पानी की जो ज़रूरत है वो पूरी नहीं होती है। और ऐसे में अब एक और टैंकर आने की उम्मीद है, जिसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि लोगों ने अपने अपने बर्तन लगाने शुरू कर दिए हैं। चेतन बस्ती जो आनंद पर्वत में है, आनंद पर्वत में वैसे ही पानी की बहुत दिक्कत मानी जाती है और ऐसे में यहाँ के जो तमाम लोग हैं ये बता रहे हैं कि पहले पानी की जो लाइंस डली हुई थी, पानी उन्हीं से आ जाया करता था और उसके बाद उस लाइन में पानी आना छूट गया। ये टैंकरों के भरोसे अब रहने लगे हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर पूछ लेते हैं, सर पानी की दिक्कत यहाँ पर कब से है? मैडम एक साल से इतनी प्रॉब्लम हो रही है हमारे लिए कि समझ लो कि हम पूरा हमारा पानी मतलब खाली बर्तन ले जाते हैं। इतनी बड़ी आधी से ज़्यादा बस्ती इधर पानी भरती है और उसके अंदर भी ये पूरा टैंकर जो है पूरा पानी नहीं कर पाता हमारा। एक छोटा आता है, एक बड़ा आता है, एक मीडियम साइड और एक ये छोटा आता है। अच्छा, आधी से ज़्यादा बस्ती इधर पानी भर रही है। पहले अच्छा खासा पानी अंदर आता था, उन्होंने पता नहीं क्या करा, उसको बंद करा दिया बिल्कुल पानी। उधर से उधर ही पानी आता, बस थोड़ा सा प्रेशर आता वही, और वो भी पहले 3 घंटे चलता था। अब इन्होंने 1.5 घंटा, कभी 1.5 घंटा अपनी मर्जी चलाते हैं, कभी 1 घंटा चलाते हैं, कभी 2 घंटे चलाते, उनकी अपनी मर्जी है। पूरे पानी आता है, अब हमारे से कैसे पानी आएगा? हम तो बुढ़े हो गए, पानी ढोते पानी ढोने के लिए कहाँ जाना होता था? हमें नीचे जाना पड़ता है। अच्छा, हम पानी भर के हमारे पास ये पानी बना, अब ये इसका थोड़ा सहारा है तो ये इससे जो मिलता है वो भर लेते हैं। मैडम सुबह 4 बजे मैं जाता हूँ, हम लोग अपनी स्कूटी से, साइकिल से 4 नंबर वो कुंदन ढाबा है ना, वहाँ से पानी भर भर के लेके आते हैं हम लोग 4 बजे उठ के। बच्चे स्कूल नहीं जा पाते टाइम से, इतनी प्रॉब्लम हो रही है हम लोगों को। और अब आपको पानी के संकट से त्रस्त दिल्ली के अलग अलग इलाकों की तस्वीर दिखाते हैं। भीषण गर्मी में दिल्ली की जनता प्यास से तड़प रही है। घरों में पानी नहीं आने से लोग परेशान हैं। अब बात करते हैं बाजार की। आज निफ्टी एक्सपायरी का दिन था। सेंसेक्स निफ्टी ने रिकॉर्ड क्लोजिंग की है। सेंसेक्स ने इंट्राडे में 77,145 अंक को छुआ। निफ्टी ने भी इंट्राडे में 23,481 का रिकॉर्ड स्तर टच किया। सेंसेक्स 204 अंक और निफ्टी 76 अंक चढ़कर बंद हुआ है। आइए मार्केट का हाल समझते हैं सुमित मेहरोत्रा से। सुमित, सबसे पहले आज मार्केट में हाईलाइट क्या रही? देखिए, आज भारतीय बाजारों के लिए बढ़िया रिकॉर्ड का सिलसिला जो था वो तो बना ही रहा। चाहे मिड कैप इंडेक्स हो, 7वां दिन लगातार मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी देखने को मिली। ब्रॉडर मार्केट्स के साथ साथ फ्रंटलाइन इंडेक्स में भी खरीदारी थी। हालांकि सेकंड हाफ तक निफ्टी बैंक थोड़ा सा लाल निशान में जरूर गया, लेकिन अदरवाइज निफ्टी और सेंसेक्स की एक रिकॉर्ड स्तरों पर फ्लैट साइड पे क्लोजिंग होते हुए दिखाई पड़ी। अच्छा जो मूव था वो कैश मार्केट के शेयरों में था, इसलिए स्मॉल कैप मिड कैप आपको अच्छे दिखाई पड़ेंगे। एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में था। कैश मार्केट के शेयरों में शुगर हुआ या फिर पेपर हुआ, जहां पर जोरदार खरीदारी थी। कैपिटल गुड्स में खरीदारी थी, ऑटो एंसिलरी में खरीदारी थी, रियल्टी में खरीदारी थी, पीएसयू में खरीदारी थी। कुछ ऐसे नाम थे जहां पर एक अच्छा अप मूव आते हुए दिखाई पड़े, लेकिन एक बढ़िया जो मूड माहौल है मार्केट्स में वो बना हुआ है और वो जारी भी है फिलहाल की तेजी में। तो फिर आज रिकॉर्ड्स के दिन में किन सेक्टर्स और शेयर्स ने सबसे ज़्यादा एक्शन दिखाया? देखिए, सबसे पहला नाम तो आएगा श्रीराम फाइनेंस का। आज निफ्टी के टॉप गेनर में इसका नाम शुमार था। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप पार करी इस कंपनी ने पहली बार। HDFC लाइफ आज इंश्योरेंस स्पेस में न्यूज़ फ्लोज के बीच में यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली। डीवी स्लैब 3% ऊपर रहा। M&M 2.5% का उछाल यहाँ बनता हुआ दिखाई पड़ा। गिरने वाले शेयरों में हिंदुस्तान यूनिलीवर 1.5% नीचे, आयशर मोटर 1% नीचे, एक्सिस बैंक 1% नीचे, ब्रिटानिया 1% नीचे कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। मिड कैप में गार्डन रीच लास्ट आवर में बढ़िया तेजी, 12-12.5% ऊपर। चीनी शेयरों से रेणुका 11-11.5% उछाल, उषा मार्टिन 10% ऊपर। एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 9% का उछाल यहाँ देखने को मिला। गिरने वाले शेयरों में कैप्लिन पॉइंट नीचे रहा, आवास फाइनेंशियल नीचे रहा, डोम्स में 2.5% बिकवाली रही। कल तरु करीब 2% नीचे भी बंद होता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन रियल एस्टेट में खरीदारी थी तो शोभा 5% ऊपर, मैक्रोटेक 5% ऊपर, गोदरेज प्रॉपर्टी 4% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट करीब 1.5% के आसपास की खरीदारी यहाँ पर भी बनते हुए दिखाई पड़ी। शुक्रिया सुमित। और मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय का कहना है कि फेडरल रिजर्व आगे ब्याज दरों में कटौती कर सकता है। सुदीप बंदोपाध्याय के मुताबिक मिड कैप आईटी से सतर्क रहें, लार्ज कैप आईटी कंपनियों में पैसा बन सकता है। लार्ज कैप आईटी पे हमारा व्यू पॉजिटिव रहा है कुछ दिनों से और अभी भी पॉजिटिव है। यूएस में ब्याज दरें कम हो रहे हैं और होंगे भी। अब एक कट होगा जो कि फेड कह रहा है, और फेड चेयर का जो कॉन्फ्रेंस था वहां पे उन्होंने ऐसा इंडिकेट किया कि शायद एक से ज्यादा कट भी हो सकता है। तो एक यूएस फेड एक बहुत बैलेंसिंग एक्ट प्ले कर रहा है और मिड कैप आईटी में फोकस उन्हीं कंपनीज पे करना चाहिए जो कि स्पेसिफिक सेक्टर को सर्विस करता है,
और जो सेक्टर में बहुत ट्रैक्शन है, जैसे ट्रैवल टूरिज्म, कुछ आईटी कंपनीज है जो ट्रैवल टूरिज्म को केटर करते हैं, तो वहां पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। 22 जून को जीएसटी काउंसिल की बैठक होने वाली है। बैठक का फोकस कारोबारियों की दिक्कतें दूर करने और उनका काम आसान बनाने पर होगा। इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की समस्या को दूर करने पर होगा। डिटेल लेते हैं आलोक प्रियदर्शी से। बताया आलोक, क्या क्या होने वाला है इस बैठक में? बिल्कुल, देखिए, लंबे इंतजार के बाद जीएसटी काउंसिल की बैठक की तारीख आ गई है। दिल्ली में 22 जून को यह बैठक होने वाली है। हालांकि इस बैठक में जीएसटी दरों में कोई बहुत बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है, लेकिन इस बैठक का पूरा फोकस कंप्लायंस को आसान बनाने के लिए रहेगा, ताकि जो कारोबारी हैं, जीएसटी ट्रेडर्स हैं, उनको ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हासिल करने में आसानी हो। इसके अलावा कई सारे पेंडिंग इशू हैं, जिसमें खास तौर से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, उसको दूर करने पर फोकस रहेगा। दरअसल अभी डीपीआईटी की तरफ से 14 आइटम्स की लिस्ट भेजी गई है, जिसमें खास तौर से अगर बात करें तो टेक्सटाइल, एग्रीकल्चरल गुड्स, इंजीनियरिंग गुड्स और साथ ही साथ फर्टिलाइजर है। इन सेक्टर्स में इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की दिक्कत है, यानी कि इसमें जो रॉ मटेरियल है उस पर ज्यादा जीएसटी है, जबकि फिनिश्ड गुड पर कम जीएसटी। इसकी वजह से कारोबारियों का जीएसटी अटकता है, तो इस दिक्कत को दूर करने पर फिलहाल फोकस रहेगा। इसके अलावा जो बायर और सप्लायर के बीच इनपुट टैक्स क्रेडिट की दिक्कत होती है, उसको भी दूर करने पर बात होगी, क्योंकि अभी तक अगर कोई सप्लायर है वो अगर अपना जीएसटी पे नहीं करता तो बायर को इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है। लिहाजा एक दिक्कत है, इस दिक्कत का भी समाधान करने पर इस जीएसटी काउंसिल में फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा कई सारे क्लैरिफिकेशन आ सकते हैं, कई सेक्टर से जुड़े हुए, टेलीकॉम सेक्टर है, इसमें शिपिंग सेक्टर है और एविएशन सेक्टर है, इससे जुड़े हुए कई सारे क्लैरिफिकेशन इस जीएसटी काउंसिल की बैठक में आ सकते हैं। और साथ ही साथ जो एक बहुत बड़ा पेंडिंग मुद्दा है ऑनलाइन गेमिंग का, हालांकि इसमें अभी कोई बहुत बड़े फैसले की उम्मीद नहीं है, लेकिन ये माना जा सकता है कि जो 28% जीएसटी है उसको रिव्यू करने पर चर्चा हो सकती है। लेकिन जहां तक हमारे सूत्र बता रहे हैं कि बजट के बाद जो जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी उसमें ऑनलाइन गेमिंग पे जो 28% जीएसटी है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स का मसला है, उस पर चर्चा होने की संभावना है। शुक्रिया आलोक। और देश की 18वीं संसद के गठन के बाद राजनाथ सिंह ने एक बार फिर से रक्षा मंत्री की जिम्मेदारी संभाल ली है। उन्होंने 9 जून को केंद्रीय मंत्री की शपथ ली थी। लगातार दूसरी बार ये उनको जिम्मेदारी मिली है। राजनाथ सिंह 2019 से रक्षा मंत्रालय संभाल रहे हैं। लगातार दूसरी बार रक्षा मंत्रालय मिलने पर उन्होंने कहा कि अगले 5 साल में उनका लक्ष्य देश को सुरक्षित रखने के अलावा आत्मनिर्भर भारत को आगे बढ़ाना होगा। हम चाहते हैं कि सशक्त भारत का निर्माण हो, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो, ये हमारा उद्देश्य है। और साथ ही साथ रक्षा उत्पाद में हम आत्मनिर्भर बने, ये सबसे बड़ा उद्देश्य हमारा है। और हमारी तीनों सर्विसेज, चाहे वो इंडियन आर्मी हो, चाहे वो इंडियन नेवी हो, चाहे इंडियन एयरफोर्स, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। और मैं कहना चाहता हूँ अपने तीनों सर्विसेज की सेना पर मुझे गर्व है। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने पदभार संभालने के बाद कहा कि सरकार हवाई किरायों को सस्ता करने पर फोकस करेगी। राम मोहन नायडू से खास बातचीत की रोहन सिंह ने। बहुत ही यंग और डायनेमिक नेता है सर, ये बताइए कि आज आपने चार्ज लिया, क्या प्राथमिकताएं होने वाली हैं? और 100 दिन का प्लान बनाएंगे, जो मोदी जी भी सारे डिपार्टमेंट को एक एंकरेज कर रहे हैं ये बनाने की। तो 100 दिन का प्लान बनाकर उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे और 100 दिन से लेकर 100 साल स्वतंत्रता तक, मतलब 2047 तक हम प्लान बनाकर किस तरह से ये सिविल एविएशन मिनिस्ट्री को आगे बढ़ाए। और हमारी प्राथमिकता है कि जो आम आदमी है, आम नागरिक है इस देश में, उसको एयर ट्रैवल किस तरह से जोड़ा जाए, तो उसके ऊपर हमारे किरायों पर कैसे लगाम लगाएं? किरायों पर बहुत ज्यादा इशू बन रहा है आजकल की, सारे रूट्स के जो प्राइसेस हैं बहुत बढ़ गए। तो हम जो भी पॉलिसी मेकिंग हम जो बनाएंगे, नीति जो भी हमारी बनेगी, तो उसमें हमारी सोच जरूर उसके आम नागरिक पर होगी कि उसको और अफोर्डेबल बनाए, उसको और नजदीक लेके आए ट्रैवल को। तो एक ये मुद्दा जरूर हम दिमाग में लेकर चलकर पॉलिसी मेकिंग आपसे पहले सिंधिया जी ने तमाम राज्यों को लिखा था वैट कम करने के लिए, जो राज्य बच गए हैं उन पर भी काम होगा। तो इसके ऊपर जो भी ज्योतिरादित्य जी एक अच्छे मंत्री होने के नाते उन्होंने काफी काम किया है, तो उसको हम आगे बढ़ाएंगे और स्टेट्स का कॉपरेशन भी इसमें लेंगे और जरूर जिसके हिसाब से जो भी काम रहेगा उनको इंस्पिरेशन लेते हुए हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। पेमा खांडू ने एक बार फिर अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का पदभार संभाल लिया। राज्यपाल केटी परनाइक ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और कई अन्य नेताओं की मौजूदगी में शपथ दिलाई। चाउना मीन उप मुख्यमंत्री बने हैं। खांडू के साथ कुल 11 नेताओं ने मंत्री पद की शपथ ली है। बीजेपी ने 60 विधानसभा सीट में से
46 पर जीत हासिल कर लगातार तीसरी बार अरुणाचल प्रदेश की सत्ता में वापसी की है। इससे पहले बुधवार को खांडू को अरुणाचल प्रदेश के बीजेपी विधायक दल के नेता के रूप में सर्वसम्मति से चुना गया। खांडू 2016 में पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रहे आतंकी हमलों पर प्रधानमंत्री मोदी ने बैठक की। पीएम ने जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर एनआईए और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। जम्मू के डोडा में पिछले 24 घंटों में दूसरा आतंकी हमला हुआ है। जम्मू में पिछले 3 दिन में लगातार एक के बाद एक 4 हमले हो चुके हैं। रियासी, कठुआ और डोडा में आतंकवादियों ने हमला किया है। हमले के बाद लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। जम्मू में लोग आतंकी हमलों के विरोध में सड़क पर उतर आए हैं। भारतीय सेना एक्शन में है। सर्च ऑपरेशन भी अभी जारी है। एनएसए अजित डोभाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार भरोसा जताया है। मोदी 3.0 में भी अजित डोभाल ही भारत के एनएसए बने रहेंगे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा भी पद पर बने रहेंगे। इस तरह उनका कार्यकाल प्रधानमंत्री मोदी के कार्यकाल के साथ पूरा होगा। अजित डोभाल को एनएसए, पीके मिश्रा को प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पद की जिम्मेदारी के साथ ही अमित खरे और तरुण कपूर को प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। चुनावी मौसम खत्म होते ही 5 स्टार होटल्स में फिर से रौनक बढ़ गई है। कॉर्पोरेट बुकिंग और इवेंट्स होस्ट करने के लिए ये होटल्स तैयार हैं। चुनाव और भीषण गर्मी की वजह से होटल्स में कई इवेंट्स टल रहे थे, लेकिन अब जून जुलाई के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर से अच्छी बुकिंग आ रही है। लोकसभा चुनाव, भीषण गर्मी और विदेशी सैलानियों की संख्या में कमी, इन सब ने पिछले 2 महीनों में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को प्रभावित किया है। दिल्ली समेत देश भर के 5 स्टार होटल्स में बुकिंग करीब 30% कम रही, लेकिन चुनाव खत्म होते ही इंक्वायरी फिर बढ़ी है। सरकार के शपथ ग्रहण समारोह के साथ अच्छे दिनों की शुरुआत भी हो गई है। ताज होटल के मुताबिक वो अगले 2-3 महीने इवेंट्स, कॉन्फ्रेंस और सेमिनार में व्यस्त रहने वाले हैं। गवर्नमेंट इवेंट के जब भी होता है तो वी आर कंसिडर एज द फर्स्ट प्रायोरिटी। अभी डायलॉग्स नहीं स्टार्ट हुए कि कब क्या प्लांट होगा, किस महीने में कौन से होंगे, लेकिन वी बीइंग टच विद लॉट ऑफ दीज एजेंसीज एंड दे आर टेंटेटिवली बुकिंग सर्टेन डेट्स विद अस। लॉट ऑफ पीपल आर होल्डिंग ऑन टू दिस। इलेक्शन भी काफी लंबा था, आपने देखा 7 फेजेस का इतना लंबा इलेक्शन। सो लॉट ऑफ कंपनीज वर होल्डिंग ऑन देयर एनुअल कॉन्फ्रेंसेज एंड एवरीथिंग। अब वी सी दैट दिस विल बी अ वंडरफुल अपॉर्चुनिटी। इंडस्ट्री के मुताबिक मई के मुकाबले जून जुलाई में सरकारी और कॉर्पोरेट इवेंट करीब 40% ज्यादा हैं। शांग्री-ला इरोज, द ललित और ली मेरिडियन, राजधानी के सभी होटल्स आने वाले दिनों में बड़े कॉर्पोरेट बुकिंग की उम्मीद कर रहे हैं। ट्रैवल पोर्टल्स के मुताबिक समर वेकेशन की सबसे ज्यादा बुकिंग भी अगले कुछ सप्ताह के लिए है। पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक फरवरी में जहां करीब 10 लाख विदेशी सैलानी आए थे, वहीं अप्रैल में यह संख्या घटकर 6.5 लाख के करीब रह गई। लेकिन अब आने वाले दिन पर्यटन और होटल इंडस्ट्री के लिए अच्छे होने वाले हैं। रोहन सिंह, दिल्ली। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और जुड़े रहिए CNBC आवाज़ से अपने मोबाइल फोन्स के जरिए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर। नमस्कार।